हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नेट, सेट और जेट के लिए क्लास। ठीक है, और ये क्लास कॉमर्स के सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी नेट, जेट या फिर किसी भी अदर स्टेट के सेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए क्लास इम्पोर्टेंट है। आप मेरे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छे से कर सकते हो। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कॉमर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, मैं वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़कर इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म व्यष्टि वातावरण का भाग नहीं है? Which of the following is not a part of micro environment? तो इसमें से कौन कौन सा नहीं है? देखिए, सप्लायर्स आपूर्तिकर्ता, कस्टमर्स उपभोक्ता, कंपटीटर्स प्रतिस्पर्धी, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखिए इसमें क्या क्या आता है मैं बता देती हूँ। पहला तो जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल में उसे बांटा गया है। फिर एक्सटर्नल को दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, सूक्ष्म या व्यक्तिगत वातावरण या व्यापक या समष्टिगत वातावरण। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं। तो सूक्ष्म और व्यष्टिगत वातावरण जो है, यानी माइक्रो एनवायरनमेंट जो है, इसमें क्या क्या आते हैं? तो इसमें आते हैं सप्लायर्स, आते हैं आपूर्तिकर्ता, फिर कस्टमर्स आते हैं उपभोक्ता, फिर कंपटीटर्स यानी कि प्रतिस्पर्धी, फिर आते हैं जनता यानी कि पब्लिक, श्रृंखला यानी मार्केटिंग चैंस। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका वित्तीय मध्यस्थ, जिसे मीडिएटर कहा जाता है। तो ये 6 चीज जो है वो सूक्ष्म वातावरण के अंतर्गत आते हैं। और ये जो है, इसमें टेक्नोलॉजी जो है, प्रौद्योगिकी, ये नहीं आती, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला वातावरण का भाग नहीं है। देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है। ठीक है, तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम टैक्स का। इसमें क्या बोला गया है? सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसे थोड़ा ऊपर कर देती हूँ कि आप एक साथ देख सको। इसमें क्या क्या दिया है? सेक्शन 80C दिया है, सेक्शन 80C सबसेक्शन 1, सेक्शन 80C सबसेक्शन 1B, सेक्शन 80C सबसेक्शन 2। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि कौन से सेक्शन में क्या दिया गया है। सेक्शन 80C जो है, इसमें दिया है 1,50,000 रुपए, यानी कि ए का 4 किस किस में है? तो ऑप्शन बी में है और ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो ए और डी तो ऐसे ही नहीं होगा, ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो बी में क्या दिया? सेक्शन 80C सबसेक्शन 1, इसमें दिया है आपका कि वेतन का 10% या कुल आय का 0% जैसा भी स्थिति हो, यानी बी का 2 किस में दिया है? बी और सी में से बी में दिया है, यानी कि हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, सी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर तो निकल गया, लेकिन आप आगे भी देखो। सेक्शन 80C सबसेक्शन 1B में क्या कहा है? तो इसमें आपका कहा है कि 50,000 रुपए तक का होना चाहिए। और सेक्शन 80C सबसेक्शन 2, इसमें बोला गया कि 14% ऑफ सैलरी, यानी वेतन का 14%, ये हो गया डी का 3। तो देख लो, ए का 4, बी का 2, ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3, ये ऑप्शन नंबर बी में, ये तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी मैं यहाँ पर दे रखी हूँ, आप इसे एकदम अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। मैं आती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन WTO की सर्वोच्च निर्णय संस्था है? Which of the following is the apex decision making body of WTO? ठीक है, डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सा WTO का? तो ये तो होता है मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस, मंत्री स्तरीय सम्मेलन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, WTO का डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन है? तो वो होता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, मंत्री स्तरीय सम्मेलन। इससे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखा है। मैं आती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी नवीन LLP के निगमन की निम्नलिखित प्रक्रिया को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू LLP इन प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, LLP के लिए हमें सीक्वेंस में लगाने बोल रहा है, यानी कि उसकी जो क्रम है
उसमें वो लगाने बोल रहा, तो हम आते हैं देखते हैं इसे। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो हमें सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले क्या दिया है, रिजर्व एलएलपी नेम, एलएलपी का नाम आरक्षित करना। नहीं, इससे पहले हम लेते हैं डिजिटल हस्ताक्षर, प्रोसेस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र प्राप्त करना। ये हमारा हो गया 1, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद जो है रिजर्व एलएलपी नेम, एलएलपी का नाम आरक्षित करना, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद आएगा आपका एलएलपी निगमन हेतु दस्तावेज तैयार करना, प्रिपेयर डॉक्यूमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद है एलएलपी इनकॉर्पोरेशन एंड डीआईएन एप्लीकेशन, एलएलपी निगमन और डीआईएन आवेदन, ये 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा पैन और टैन के लिए आवेदन करना, अप्लाई फॉर पैन और टैन। उसके बाद लास्ट में आपका आ जाएगा एलएलपी समझौता तैयार करना और प्रस्तुत करना, ड्राफ्टिंग एंड फाइलिंग एलएलपी एग्रीमेंट, यानी कि 5 हो गया एफ और 6 हो गया ई। तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, BACDFE, BACDFE। देखो BACDFE ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया, ठीक है। हम क्या क्या किए देख लो फिर से। सबसे पहले हम क्या किए, तो डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र प्राप्त करना, यानी कि प्रोसेस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। उसके बाद हम क्या किए, रिजर्व एलएलपी नेम, एलएलपी का नाम आरक्षित किए। उसके बाद क्या किए, एलएलपी निगमन हेतु दस्तावेज तैयार किए, प्रिपेयर डॉक्यूमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, ठीक है। उसके बाद क्या किया, एलएलपी निगमन और डीआईएन आवेदन, एलएलपी इनकॉर्पोरेशन एंड डीआईएन एप्लीकेशन नंबर बोलिए। उसके बाद फिर हम क्या किए, पैन और टैन के लिए आवेदन किया, अप्लाई फॉर पैन और टैन नंबर। उसके बाद क्या किया, एलएलपी समझौता तैयार करना और प्रस्तुत करना, ड्राफ्टिंग एंड फाइलिंग एलएलपी एग्रीमेंट, ये हो गया सबसे लास्ट, ठीक है। इसका यहाँ पर सीक्वेंस लिखा हुआ है, आप इसे अच्छे से याद कर लेना। एलएलपी का सीक्वेंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलएलपी के 3-4 सीक्वेंस जो है ना वो हमेशा ही पूछे जाते हैं। आप उन सभी सीक्वेंस को आप अच्छे से याद कर लेना। एलएलपी में, रिसर्च में इसमें सीक्वेंस वाले क्वेश्चन जरूरी आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम मिश्रण प्रसारण की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। Which of the following is correct to compute labor mix variance, यानी लेबर मिक्स वेरिएंस का यहाँ पे क्या दिया, फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो ये में क्या है, लेबर मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल रेट, गलत है, यहाँ स्टैंडर्ड रेट होगा, तो ये कट गया, ठीक है। फिर क्या है, लेबर मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल टाइम, ये भी गलत है, यहाँ स्टैंडर्ड होगा, ये भी गलत है, ये भी कट गया, ठीक है। में क्या है, लेबर मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, ये सही ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। डी भी देख लो, लेबर मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम, नहीं यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट होगा, उसके बाद एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड टाइम, नहीं यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल रेट, तो ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, लेबर मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला होते हैं ना इसके, लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर प्राइस वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस, ठीक है, और फिर मटेरियल का मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो ये सब सारा फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसमें भले बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, बट फॉर्मूला पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिसर्च से है, लंबी बाईं पूंछ टेल वाले डाटा का वितरण क्या कहलाता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा विच हैज अ लॉन्ग लेफ्ट टेल इज नोन एज, ठीक है, लॉन्ग लेफ्ट टेल बोला है, ठीक है, कि क्या होता है। देखो यहाँ पर देखो, लॉन्ग लेफ्ट टेल हिंदी में से बोलते लंबी बाईं पूंछ, ठीक है। इसमें जो नेगेटिवली स्क्यूनेस होता है, ठीक है, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ऋणात्मक विषम वितरण, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ये कैसा होता है, तो इसका जो पूंछ होता है ना वो बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड होता है, ऐसा होता है, ऐसे करके ऐसे होगा, ठीक है। और जो इसमें क्या होता है कि ये नेगेटिव होता है, और ये जो है ना और जहाँ पे अगर दे दे लॉन्ग राइट टेल,
यानी कि दाई पूछ दे दे तो उसमें आपका ऐसा करके ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है। ये इधर से उभरा हुआ रहता है और ऐसे करके ऐसे, ये देखो ये इसका पूछ होता है, ठीक है। ये जो है ना इसी को बोला जाता है टेल, लेफ्ट टेल। ये क्या, इसका टेल लेफ्ट साइड में और इसका टेल जो है ये राइट साइड में, ये बायां और ये दाहिना, ठीक है। तो आप इसे याद रखना, अगर बाएं तरफ हो तब ये नेगेटिव होगा, ये जो है ये नेगेटिव होगा, और अगर दाएं तरफ हो तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये हो गया ऋणात्मक और ये हो गया धनात्मक। ये आप याद रखना, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इससे एक और क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखो इसका जो सॉल्यूशन दिया ना, इसे देखो ये क्या है, ये हमारा, ये देखो लेफ्ट साइड में इसका टेल यानी कि पूछ बाई तरफ है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव स्क्यूनेस लिखा हुआ भी यहाँ पे, लेफ्ट स्क्वायर नेगेटिव स्क्यूनेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जिसमें लेफ्ट साइड में हो ना तो इसमें सबसे पहले आता है मीन, फिर आता है मीडियन, ये देखो लिखा मीन मीडियन, उसके बाद मोड, ठीक है। तो इसमें आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर बायां पूछ हो, लेफ्ट साइड हो, तो मीन मीडियन के बाई तरफ होता है, मीन मीडियन के दाई तरफ होता है, मीन मोड के बाई तरफ होता है या दाई तरफ होता है, मीडियन मोड के बाई तरफ होता है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना। अगर ये नेगेटिव हुआ तो सबसे पहले आता है मीन, फिर आता है मीडियन, उसके बाद आता है मोड, ठीक है। और पॉजिटिव में ये अपोजिट हो जाता है इसका, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, आप इसे अच्छे से कर लेना। इसके जो दोनों ग्राफ है उसे आप एकदम अच्छे से देख लेना। ब्रेटन-वुड्स मौद्रिक प्रणाली नियत दर मौद्रिक तंत्र पर आधारित थी। यह किन वर्षों के बीच प्रचलन में था? The Bretton Woods monetary system was based on the fixed rate monetary system. It lasted between the years. अब देखो ये अगर आपको याद है कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम कब आया, कब से कब तक रहा, तब तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1944 से 1971, 1944 टू 1971। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे क्वेश्चन जो है ना फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रहेंगे तो बनेंगे, नहीं तो नहीं। इसका यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना अपना। देखो क्वेश्चन क्या है, कोई कंपनी अपनी मिनरल वाटर जल की 1 लीटर बोतल का मूल्य 20 रुपए रखती है, किंतु मॉइस्चराइजर स्प्रे में उसी पानी के 100 ml का मूल्य 50 रुपए रखती है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की मूल्यांकन प्रथा का उदाहरण है? A company price 1 liter bottle of its mineral water at 20 rupees, but 100 ml of the same water in a moisturizer spray for 50 rupees. This is an example of which one of the following pricing practice? ऑप्शन में है उपभोक्ता खंड मूल्यन, कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग, ये नहीं होगा। छवि मूल्यन, इमेज प्राइसिंग, ये भी नहीं होगा। फिर है उत्पाद रूप मूल्यन, प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग, ये होगा। मार्कअप प्राइसिंग, चिन्ह अंकन मूल्यन, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग, उत्पाद रूप मूल्यन। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहले जो 1 लीटर बेच रहा वो मिनरल वाटर जो है वो 20 रुपए में 1 लीटर बेच रहा है, ठीक है। और वही मॉइस्चराइजर स्प्रे के रूप में जब उसे बेच रहा तो 50 रुपए में बेच रहा। तो ये क्या कर रहा, प्रोडक्ट का फॉर्म चेंज कर दे रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट का फॉर्म चेंज करके बेच रहा है, यानी कि उत्पाद जो है हमारा प्रोडक्ट जो उसका रूप को वो चेंज कर दे रहा और फिर बेच रहा, तो उसके लिए अलग प्राइस चार्ज कर रहा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग, उत्पाद रूप मूल्यन। सॉल्यूशन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन किसी कंपनी के परिसमापन की याचिका दायर कर सकते हैं? Which of the following can file a petition for winding up of a company? वाइंडिंग अप के लिए कौन कौन जो है पिटिशन फाइल कर सकता है, मतलब उसे समापन करने के लिए कौन कौन याचिका दायर कर सकता है? शेयर होल्डर्स, अंशधारक बिल्कुल कर सकता है। द क्रेडिटर्स और प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर्स, लेनदार या संभावित लेनदार, ये भी कर सकता है। फिर विधिक उत्तराधिकारी, द लीगल हायर, ये नहीं कर सकता है।
द पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ये कर सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ए बी डी। चलिए ऑप्शन में मिलाते हैं। ए बी डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए बी डी कौन कौन, शेयर होल्डर, क्रेडिटर और केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति। देखिए इसमें कुछ कुछ और आते हैं, मैं बता देती हूँ कौन कौन से लोग कर सकते हैं। देखो इसमें क्या है, कंपनी अधिनियम जो 2013 है ना, उसका जो सेक्शन 272 है यानी धारा 272 जो है, उसमें कंपनी के समापन के लिए याचिका कौन कौन दायर कर सकता है ये दिया है। ठीक है, तो कंपनी कर सकता है। ठीक है, मतलब कंपनी खुद कर सकता है, ऋणदाता यानी कि क्रेडिटर से वो कर सकता है, अर्थारी यानी कि शेयर होल्डर जो है वो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये तीनों में से तीनों मिलकर कर सकता है या फिर तीनों में से कोई भी एक पक्ष जो है वो कर सकता है। ठीक है ना, उसके बाद रजिस्ट्रार भी कर सकता है, फिर उस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत जो व्यक्ति है वो भी कर सकता है, या फिर कंपनी द्वारा भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता के हित के विरुद्ध कार्य करने की स्थिति में केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा, अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार भी चाहे जो कि भारत के हित में हो तो वो भी कर सकता है। ठीक है, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी संगठन संरचना निष्पादित किए जा रहे कार्यों में समरूपता के कारण किसी विभाग में नियंत्रण और समन्वय को बढ़ावा देती है। Which organizational structure promotes control and coordination within a department because of similarity in the task being performed? ऑप्शन क्या क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर प्रभागीय संरचना नहीं होगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर कार्यात्मक संरचना ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। फॉर्मल स्ट्रक्चर औपचारिक संरचना ये भी नहीं होगा, मैट्रिक स्ट्रक्चर मैट्रिक संरचना ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ बोला संगठन संरचना निष्पादित किए जा रहे कार्यों में समरूपता के कारण। ठीक है, और कार्य के आधार पे जो है ना, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है ना, कार्यात्मक संरचना जो फंक्शनल स्ट्रक्चर, इसमें जो है कार्य के आधार पे डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, कार्य के आधार पे डिपार्टमेंट बांटे जाते हैं, लोगों को कार्य सौंपे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फंक्शनल स्ट्रक्चर कार्यात्मक संरचना। ठीक है, यहाँ इसका सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन आप चाहो तो पढ़ लेना। ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करती हूँ कि मैं जो बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि यहाँ पर नेट, जेट और अदर स्टेट के सेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जा रही है और वो भी यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छे से कर सकें। और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसे और भी अच्छे से आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।